सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है फोटान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फोटान क्या होता है, फोटान और इसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषता होती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज अपन इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारे पास प्रकाश की द्वितीय प्रकृति से संबंधित है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की जो प्रकृति होती है दो तरह की होती है, हमने पढ़ लिया। अब ये फोटान क्या होता है कि प्लांक नामक एक वैज्ञानिक हुए, मैक्स प्लांक, इन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है या बंडल के रूप में चलता है। प्लांक के अनुसार क्या होता है कि जो लाइट होता है हमारे पास, वो लाइट यानी प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में चलता है, और ऊर्जा के इन बंडल्स को या पैकेट्स को या क्वांटा को हम फोटान कहते हैं। तो जब भी हम फोटान की बात करेंगे तो ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं, बंडल्स होते हैं, उन ऊर्जा के बंडल्स को, पैकेट्स को हम फोटान कहते हैं। अब इनकी क्या क्या विशेषता होगी हम यहाँ पे देखेंगे। तो फोटान की खोज जो की थी सर्वप्रथम मैक्स प्लांक ने की थी, ध्यान रखना। प्लांक नामक वैज्ञानिक ने इसकी अवधारणा दी थी, कॉन्सेप्ट दिया था प्लांक। ये फोटान से संबंधित है, प्लांक का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि मान लो कोई प्रकाश स्रोत है, उससे फोटान उत्सर्जित हो रहे हैं, और एक फोटान की जो ऊर्जा इन्होंने मानी थी E=hν के बराबर होती है। E=hν, ये फोटान की ऊर्जा का फार्मूला ध्यान रखना। यदि एक फोटान उत्सर्जित होंगे तो E=nhν हो जाएगा। मान लो दो फोटान उत्सर्जित हो रहे तो 2hν हो जाएगा, 3 हो रहा तो 3hν हो जाएगा। h प्लांक नियतांक कहलाता है, और न्यू जो होती है प्रकाश की आवृत्ति कहलाती है। और जो प्लांक नियतांक होता है उसका मान अपने को मालूम होना चाहिए। h जो प्लांक नियतांक है, h प्लांक का नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। और इस प्लांक नियतांक का जो मान होता है, क्योंकि कभी कभी कंपटीशन पूछा जाता है, 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकंड होता है। और ये प्लांक नियतांक का मान याद रखना कि प्लांक नियतांक h होता है, और इसका जो मान होता है 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकंड होता है। और ये प्लांक नियतांक की जो डायमेंशन होती है, विमा होती है, वो कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन विमा के बराबर होती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं कि प्लांक के नियतांक की विमा किसके समान होती है। तो जो कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक दोनों की डायमेंशन, दोनों की विमाएं सेम होती है, समान होती है, ध्यान रखना। तो अब इसके आधार पर हम कुछ इसके गुण देखेंगे कि प्लांक ने जो क्वांटम सिद्धांत दिया था, उस क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो होता है प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। इन बंडलों को हम फोटान कहते हैं, ये सबसे पहले प्लांक ने बताया था। और एक फोटान की ऊर्जा hν होती है। यदि n फोटान होगा तो nhν हो जाएगी। h प्लांक कांस्टेंट कहलाता है, नियतांक कहलाता है, और इसका मान 6.6 इंटू 10 टू -34 जूल सेकंड होता है। और न्यू जो होती है प्रकाश की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ये अपने पास में पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ इसके गुण अपन देखेंगे। तो सबसे पहला गुण ये होता है कि किसी निश्चित आवृत्ति की प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, यदि मान लो हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो इससे क्या होगा कि फोटान की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, किंतु दिए गए क्षेत्रफल से उत्सर्जित फोटानों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे हमने प्रकाश उद्योग प्रभाव में पढ़ा था, नियम में पढ़ा था कि यदि तीव्रता बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं, यदि आपने प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्या चेंज हो जाएगी? उत्सर्जित फोटानों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटानों की संख्या जो होती है, किसी भी स्रोत से जो एनर्जी या फोटान उत्सर्जित हो रहे हैं उसकी संख्या बढ़ती है। तो पहला पॉइंट ये होता है कि किसी स्रोत की यदि हमने तीव्रता बढ़ा दी, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो स्रोत से उत्सर्जित फोटानों की संख्या भी बढ़ जाएगी, जो भी एक एरिया से फोटान उत्सर्जित हो रहा है वो। सेकंड ये है कि फोटान की जो चाल होती है, ध्यान रखना, फोटान की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है,
और प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की चाल होती है जो फोटॉन की चाल के बराबर ही होती है। तीसरा हमने ये कहा कि जो फोटॉन होता है, जब कोई फोटॉन विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरता है तो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फोटॉन जब एक माध्यम, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि जाता है तो उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फिर क्या चेंज होती है, उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। फिर फोटॉन जब मान लो कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, जो फोटॉन जो हम कह रहे हैं उसकी जो न्यू मानी अपन ने, उसकी जो आवृत्ति होती है प्रकाश की वो चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होगी, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाती है और प्रकाश की चाल बदल जाती है, ध्यान रखना। तो जब एक माध्यम से हम दूसरे माध्यम में जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कॉम्पिटिशन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, चेंज नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वाइब्रेशन उनके एक जैसे चलते हैं, केवल उसकी वेवलेंथ कम ज़्यादा हो जाएगी या चाल कम ज़्यादा हो जाएगी माध्यम बदलने पर। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल, जिसको हम प्रकाश मतलब फोटॉन के रूप में चलता है, यानी फोटॉन की चाल जो होती है उसमें आवृत्ति उसकी नहीं बदलेगी, केवल चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, ध्यान रखना। फिर हमने माना कि जो फोटॉन के बारे में ये कहा जाता है कि फोटॉन विद्युत उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। ये प्रकाश जो होता है यदि आ रहा है तो प्रकाश किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट या डिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधा सीधी सरल रेखा में ये चलेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो एक बात नोट कर लेना कि फोटॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, विद्युत उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। फिर हमने इसमें ये कहा कि जब ये फोटॉन की जो कुल ऊर्जा होती है और कुल समय हमेशा कंजर्व रहते, संरक्षित रहते हैं, ध्यान रखना। यदि फोटॉनों की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, समय भी संरक्षित और गति ऊर्जा भी संरक्षित, यानी ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, परंतु फोटॉनों की संख्या चेंज हो सकती है। यदि एक फोटॉन किसी पर आपतित होता है तो 2-3 फोटॉन में विभक्त हो सकता है, मतलब फोटॉन चेंज हो सकता है, ध्यान रखना। संख्या अपरिवर्तित नहीं, संख्या जो है वो परिवर्तित हो सकती है, लेकिन उसकी एनर्जी और मोमेंटम, ऊर्जा और समय, ये दोनों ही हमेशा कंजर्व रहेंगे, संरक्षित रहेंगे, अपरिवर्तित रहते हैं, ध्यान रखना। टोटल फिर इसकी जो एनर्जी का जो फार्मूला दिया जाता है, जैसे मैंने बताया कि जो फोटॉन जो होता है वो फोटॉन की एनर्जी E = h के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, और न्यू इक्वल टू होता है c/λ होता है, ये ध्यान रखना। ये c न्यू का फार्मूला जो होता है c/λ होता है, तो न्यू की जगह c/λ भी लिख सकते हैं। E = होता है h न्यू और न्यू इक्वल टू c/λ होता है, इसकी जगह h न्यू का मान c/λ होता है, क्या c/λ। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ लाइट की, जो भी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। तो फार्मूला ध्यान रखना, E = h न्यू या फिर E = hc/λ, ये इसकी एनर्जी का फार्मूला होगा। तो फोटॉन की एनर्जी E = h न्यू या hc/λ होती है। अब यदि इसका मोमेंटम निकाले समय, तो समय का फार्मूला हमने पढ़ा था, समय बराबर मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणित वेग। अपन यहाँ कौन से वेग की बात करेंगे, अपन प्रकाश के वेग की, क्योंकि अपन फोटॉन पढ़, फोटॉन हमेशा प्रकाश के वेग से गमन करेगा, ट्रेवल करता है, इसलिए यहाँ पर हम जो वेलोसिटी लेंगे वो c लेंगे, ध्यान, v नहीं लेंगे, v कोई सी भी स्पीड हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है। तो जब भी अपन फोटॉन की बात करेंगे तो उसका वेग c के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। तो फोटॉन का मोमेंटम समय कितना है, m × c, m द्रव्यमान और c उसका वेग। अब फोटॉन का समय इक्वल टू होता है m × c या h/c भी इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि p = m × c होता है, c² को ऊपर नीचे गुणा कर दो, c को ऊपर नीचे गुणा कर दो, यहाँ भी c नीचे भी c, तो mc² और mc² को अपन h लिख सकते हैं, तो h/c हो जाएगा। तो इस तरह से p = mc लिखो या h/c लिखो, और p = h/λ भी होता है, हमने पढ़ा था, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से इसको हमने प्रूव कर रखा। तो समय मोमेंटम का फार्मूला p =
एच अपन लेमडा भी उसको हम प्रदर्शित करेंगे, ध्यान रखना। तो इस तरह से ये हमारे पास संवेग के बारे में। तीव्रगामी चाल, यदि मान लो कोई चीज बहुत ज्यादा चाल से यदि कोई वस्तु चल रही है, तब उस समय इसका जो मास निकाला जाता है, द्रव्यमान का सूत्र होता है m बराबर m नॉट 1/√1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये m0 जो होता है इसको अपन रेस्ट मास बोलते हैं, विराम द्रव्यमान कहते हैं, जब वो स्थिर अवस्था में होता था, विराम द्रव्यमान। अब चूंकि किसी वस्तु का जो वेग होता है ना, वो अपन यदि अपन फोटान की बात करते हैं तो फोटान का वेग और प्रकाश का वेग दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से m0 का यदि मान निकाले अपन, है ना, ये दोनों बराबर है तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, तो m0 अपान ये हो जाएगा, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से m0 का मान निकालेंगे तो 1/0 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रकाश की जब अपन फोटान की बात करते हैं तो उसकी चाल किसके बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ये जो सूत्र आता है ये आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत से सिद्ध किया हुआ कि m बराबर होता है m0/√1/v² जब अपन फोटान की बात करते हैं तो फोटान के लिए v मतलब वेग, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तो v और c दोनों इक्वल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 1 - 1 ये कट जाएगा, v की जगह c लिख देंगे, तो ये कट जाएगा, c स्क्वायर से 1 - 1 ये आ जाएगा m/m0/0, या इसका मल्टीप्लाई कर दो तो m0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कहने मतलब फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो 0 होता है। लेकिन गतिक द्रव्यमान होता है, ध्यान रखना, जब वो गति करता है तो उसका मास m इक्वल टू होगा m0/√1 माइनस v²/c²। ये गतिक द्रव्यमान कहलाता है और m0 विराम द्रव्यमान कहलाता है। m को हम गतिक द्रव्यमान कहते हैं और m0 को हम विराम द्रव्यमान कहते हैं। v वेग होता है फोटान का, क्योंकि v और c दोनों बराबर है इसलिए कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ फोटान का वेग हम ले रहे हैं v के बराबर, c और v दोनों बराबर है, इसलिए फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। यानी कहने का मतलब विराम अवस्था में इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, यानी विराम में कोई इसका अस्तित्व नहीं होता है, यदि रेस्ट में रहता है इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। फोटान का तुल्य द्रव्यमान समीकरण से हम निकाल चुके, ये समीकरण पढ़ा कि प्लांक के अनुसार E इक्वल टू h होता है और आइंस्टीन के अनुसार m² होता है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये m इक्वल टू h/c का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका फोटान का तुल्य द्रव्यमान निकल आएगा। विराम द्रव्यमान पूछे तो 0 और तुल्य द्रव्यमान पूछे तो m इक्वल टू h/c का स्क्वायर या h/c लेमडा के बराबर होता है। तो ये हमारे पास फोटान के बारे में पूरी जानकारी। यहाँ पर भी फोटान के बारे में एक लाइन ये है कि फोटान ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, फोटान हमेशा सीधी सरल रेखा में चलता है, ये चीज ध्यान रखना। फोटान्स आर नॉट डिविएटेड फ्रॉम बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पढ़ा था कि फोटान को कोई आवेश नहीं होता, इसलिए विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वो विचलित या विक्षेपित नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट जो है इसमें आ गए हमारे पास में सारे, तो ये और दोनों एक ही है। तो इस तरह से फोटान के बारे में पूरी जानकारी, फोटान की खोज मतलब फोटान थ्योरी प्लांक ने दी थी और इसकी विशेषता सारी चीज़ें अपने को मालूम होना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।